नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो एमजीजीएस विद्यालय में जो बोनस केस है उसकी सुनवाई आज जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर होनी थी, वो नहीं हो पाई। बहुत से साथियों के कमेंट थे भी आज केस लिस्टेड क्यों नहीं हुआ। तो जस्टिस फरजाद अली आज छुट्टी पे थे और उनकी जो महत्वपूर्ण केस थे उनकी सुनवाई विनीत कुमार जी माथुर कर रहे थे। तो उसमें महत्वपूर्ण केसों को लिया गया था और ये केस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि कल ही इसकी सुनवाई जयपुर हाई कोर्ट में हुई है और उन्होंने बोनस को शामिल नहीं करते हुए लिस्ट जारी करने के ऑर्डर किए हैं। तो इसलिए वहाँ पर आज ये सुनवाई नहीं हुई। नेक्स्ट हीयरिंग जब भी होगी तो इस केस में अब कुछ ज़्यादा है भी नहीं। जो जयपुर हाई कोर्ट का निर्णय है उसी की कॉपी अगर इस केस में लगा देंगे तो वही निर्णय सेम वहाँ रहने वाला है। अब निदेशालय इसमें क्या निर्णय लेता है, निदेशालय और राजस्थान सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, उसके अकॉर्डिंग ये केस रहने वाला है। अगर राजस्थान सरकार और निदेशालय इस ऑर्डर को मान लेती है तो ये केस यहीं पर क्लोज हो जाएगा और अगर वो इसको नहीं मानती है तो कुछ हियरिंग और होंगी। फिर क्या निर्णय रहता है उसके अकॉर्डिंग फिर डबल बेंच। मेरे को लगता है इतना सरकार पड़पंच अभी करेंगे नहीं। करने इसका कारण भी ये है भी हाल ही में आया शिक्षा मंत्री जी का बयान जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जैसे ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षक हमें मिलेंगे हम उस प्रकार निर्णय लेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो बोनस न देने के पक्ष में है। तो जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था वो था अधिशेष कार्मिकों का ऑर्डर। मैंने कल इस ऑर्डर की जानकारी दे दी थी तो एक शिक्षक साथी ने कहा भी था सर सभी एजुकेटर हैं और इतनी जानकारी तो सभी को है। बिल्कुल सभी को जानकारी है, लेकिन उस वीडियो बनाने तक मेरे पास किसी का भी कोई भी कमेंट नहीं था कि आप इसको इस प्रकार से समझाइए। मैंने सिर्फ न्यूज़ दी थी भी इस प्रकार का एक ऑर्डर हुआ है जिसमें 26 सितंबर तक सभी अधिशेष कार्मिकों को उनके यथासंभव स्थान पर पहुंचाना है। और अगर उससे संबंधित अगर कोई आपके कमेंट है तो आप कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको लूँगा। और बहुत सारे संख्या में कमेंट हैं जिसको पर होमवर्क करते हुए मेरे को 3 घंटे लगे हैं और 3 घंटों की मेहनत आपको अगले 5-7 मिनट में देखने को मिलेगी। लेकिन उम्मीद करूँगा भी आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हाँ, कमेंट को पढ़ते हुए मैं आपको जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एक ही टॉपिक पर बहुत सारे कमेंट हैं आपके और उसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए सभी चीज़ों को मैंने एक साथ लिया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको यकीनन मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये जो ऑर्डर हुआ है ये सिर्फ अधिशेष कार्मिकों के लिए है। अधिशेष वो जो एक पद पर 2 है और विशेषकर ये एमजीजीएस विद्यालयों को लेकर टारगेट लेते हुए किया गया है। ये पहले बाद में करना था, पहले डीपीसी का प्लान था, मैंने पहले भी आपको वीडियो में जैसे बताया था। लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ है उनकी तनख्वाह में, उनके अन्य जो काम हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए जल्दी करना पड़ा और ये ज़रूरी भी था। तो अब अधिशेष कौन है और ये ऑर्डर किन किन पर लागू हुआ अपने इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले है एमजीजीएस स्कूल के स्टाफ पर। वो स्टाफ जो पहले हिंदी मीडियम में थे लेकिन वो स्कूल एमजीजीएस हो गया। एमजीजीएस होने पर उसमें जो स्टाफ हिंदी मीडियम के वो सब अधिशेष है। अब किस स्तर तक अधिशेष हैं, तो अगर किसी हिंदी मीडियम स्कूल में अगर सिर्फ ओनली प्री प्राइमरी क्लासेस चल रही है या प्राइमरी क्लासेस चल रही है तो प्राइमरी क्लासेस तक का जो स्टाफ है वो अधिशेष है। अगर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक चल रही है तो फिर सभी अधिशेष हैं। तो जहाँ तक क्लासेस चल रही है वहाँ तक का ही हिंदी मीडियम का स्टाफ अधिशेष है। लेकिन किस कंडीशन में, अगर इंग्लिश मीडियम का स्टाफ आ चुका है, अगर नहीं आया है तो वो कार्मिक अधिशेष नहीं माना जाएगा। जब तक कि हिंदी मीडियम के स्टाफ की अल्टरनेट इंग्लिश मीडियम का स्टाफ नहीं आ गया है तब तक हिंदी मीडियम वाला जो स्टाफ है वो अधिशेष नहीं माना जाएगा। पहली बात। दूसरा है, अगर एमजीजीएस विद्यालय की स्टाफ की जगह कोई संविदा कार्मिक आ गया है तो भी सरकार इसको जो स्थायी कार्मिक है उसको अधिशेष मान रही है, जबकि ये नियम विरुद्ध है। गलत तरीके से किसी एक स्थायी कार्मिक पर अत्याचार है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं और आपको यकीनन छूट मिलेगी। भी एक संविदा कार्मिक के लिए आप किसी स्थायी कार्मिक
उसको परेशान कर रहे हो, उसका सीट बदल रहे हो, तो ये गलत बात है। तो वैसे ये उसको अधिशेष मान रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट की शरण में जाके अपना बचाव कर सकते हैं। अगर कोई पीएस या यूपीएस विद्यालय एमजीजेस में हुआ है तो पीएस और यूपीएस का संपूर्ण स्टाफ क्या है, अधिशेष है, जब तक कि वहाँ पर स्टाफ नहीं आ जाता। हाँ, स्टाफ आने के बाद ही अधिशेष है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर एमजीजीएस में कन्वर्ट हो गए हैं तो सीनियर स्कूल का समस्त स्टाफ अधिशेष है, अगर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टाफ आ चुका है। इस पर विशेष ध्यान है, अगर स्टाफ आया है तो ये अधिशेष है, नहीं तो नहीं है। अब स्कूल क्रमोन्नत हो जाए तो प्रारंभिक शिक्षा के जो सभी कार्मिक हैं वो अधिशेष हैं। अगर कोई स्कूल क्रमोन्नत हो गया, कोई 8वीं का स्कूल था और वो सीनियर सेकेंडरी हो गया, तो वहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा के सभी कार्मिक हैं वो अधिशेष हैं और उनको प्राथमिक शिक्षा के ही विद्यालयों में भेजा जाएगा। शाला दर्पण पर नहीं है या ऑफलाइन है कोई कार्मिक, तो एक पद पर 2 कार्मिक हो गए। अब शाला दर्पण पर नहीं है, उसका कारण क्या है? अगर वो कार्मिक स्टे है, कोर्ट ऑर्डर यानी किसी की 6D हुई और उसने स्टे ले लिया, वो शाला दर्पण पर नहीं है, नया कार्मिक आया, उसको ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा दी गई, तो अब इस नियम के तहत जो नया कार्मिक आया है वो अधिशेष है। जिसके पास न्यायिक प्रकरण है या जो कोर्ट स्टे है वो अधिशेष नहीं माना जाएगा। और अगर एक ही पद पर 2 हैं कार्मिक, एक पुराना है और एक नया है, तो जो पुराना है यानी जो वरिष्ठ है वो अधिशेष नहीं माना जाएगा। जो कनिष्ठ है यानी जो बाद में आया है वो अधिशेष माना जाएगा। इसके बाद में ये किसके लिए नहीं है? बहुत से साथियों के कमेंट थे भी, कोई कार्मिक पद विरुद्ध लगा हुआ है तो क्या उनको इसमें शामिल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये अधिशेष नहीं है, ये पद विरुद्ध है। आप किसी न किसी सीट पर तो हैं। हाँ, इस ऑर्डर में ये बात ज़रूर लिखी गई है कि जिन्हीं साथियों का समायोजन किया जा रहा है यानी माध्यमिक शिक्षा के या प्रारंभिक शिक्षा के साथियों को जिन अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है, उन शिक्षकों को उन्हीं के पद पर भेजना है। आप किसी भी कार्मिक को किसी दूसरे पद पर पद विरुद्ध नहीं लगा सकते। यानी कोई L2 हिंदी का है तो उसको L2 हिंदी के पद पर ही लगा सकते हो आप, उसको L2 इंग्लिश या किसी L1 के पद पर नहीं लगा सकते। ये इस ऑर्डर में है, लेकिन पहले से जो लगे हुए हैं उनको अभी तक नहीं हिलाने के ऑर्डर हैं। 6D की प्रक्रिया अभी नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन जिनका 6D में नाम आ चुका है या जो 6D जिनकी हो चुकी है उनको माध्यमिक विद्यालय में लगाना है, और जिनकी 6D नहीं हुई अभी तक, भले ही उनको 5 साल हो गए हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा के सेटअप में ही लगाना है। ये ऑर्डर है। 3B भी नहीं हो रही है सीधी भर्ती वालों की। हाँ, जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं उनमें जो प्रारंभिक शिक्षा सेटअप के कार्मिक हैं उनको ज़रूर प्रारंभिक शिक्षा सेटअप में भेजा जाएगा। अब के 1-2 साथियों के कमेंट थे कि क्या स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है क्या ओनली अधिशेष कार्मिकों के लिए? संपूर्ण अधिशेष को लेकर ओनली अधिशेष के लिए स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है। 6D नहीं हो रही, 3B नहीं हो रही, और न ही पद विरुद्ध को हिलाया जा रहा है। काउंसलिंग होगी क्या? इसमें काउंसलिंग अलग तरीके की होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे पहले किसी भी शिक्षक को उसी स्कूल में समायोजन करने की कोशिश की जाती है। अगर चाहे वो किसी अन्य ब्लॉक का है, वो उस ब्लॉक में जाना चाहता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें पहले उसी स्कूल में समायोजन हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होता है तो उसी ग्राम में, और अगर उसी ग्राम में नहीं हो रहा है तो उसी ग्राम पंचायत में, और उसी ग्राम पंचायत में नहीं होता है तो उस ब्लॉक में नहीं होता है तो फिर किसी अन्य ब्लॉक में उसको भेजा जाता है। और अगर उसी अन्य ब्लॉक या पूरे ज़िले में अगर सीट खाली नहीं है उस पद की या उस सेटअप की, तो फिर अन्य जैसे माध्यमिक शिक्षा का कोई कार्मिक है, पूरे ज़िले में कहीं सीट खाली नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो फिर उसको प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में भेजा जाएगा। ऐसा प्रकार का कोई आदेश इसमें है। अब क्या है, एमजीजेस पदों का निर्धारण किस प्रकार करना है? एमजीजेस यानी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें नियम अनुसार होने वाले स्वीकृत पद, जितने भी नियम के अनुसार स्वीकृत पद होने हैं, चाहे आदेश स्वीकृति के हुए हैं, चाहे शाला दर्पण पे नहीं हुआ है, लेकिन जितने पद किसी एमजीजेस विद्यालय में होने चाहिए थे उतने पदों को मानते हुए ही अधिशेष और इनकी गणना की जाएगी। इसी प्रकार हिंदी माध्यम विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन के आधार पर पदों की स्वीकृति को माना जाएगा। अब न्यूनतम नामांकन उनका कितना है और कितने पदों को उसमें होने चाहिए। अब एमजीजेस विद्यालय में स्वीकृत से अधिक कोई कार्मिक है तो उसको अधिशेष माना जाएगा।
यानी किसी एमजीएस विद्यालय में इंग्लिश L2 का एक पद है और वहाँ पर 2 कार्मिक है, तो फिर एक को अधिशेष माना जाएगा, चाहे वो दोनों ही इंटरव्यू या किसी कंडीशन से आए हों। तो अगर ऐसा कुछ है तो जो कार्मिक है अधिशेष, उसको प्राथमिकता दी जाएगी भी, उसको महात्मा गांधी विद्यालय ही दिया जाए। हाँ, अगर महात्मा गांधी विद्यालय उपलब्ध नहीं होता है तो फिर उसको हिंदी माध्यम विद्यालय में भेजा जाएगा। प्रथम जो संभावना है उसको एमजीएस विद्यालय देने की ही है। एमजीएस पूर्व प्राथमिक कक्षा एनटीटी टीचर जहाँ पहले नहीं था और वहाँ पर अगर L1 L2 का कोई टीचर लगा है और अब वहाँ पर एनटीटी टीचर आ गया है तो फिर उनको अधिशेष माना जाएगा। कर्मोन्नत विद्यालय जो हैं वो मानदंड के अनुसार अधिक शिक्षक हैं तो वो अधिशेष हैं। यानी कोई विद्यालय कर्मोन्नत हुआ है, जितने पद होने चाहिए उससे अधिक शिक्षक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो चुका है तो फिर उनको अधिशेष माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई विद्यालय कर्मोन्नत है तो उसमें पहले से तो कम स्टाफ होगा, कर्मोन्नत होने के बाद ज़्यादा स्टाफ की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो अधिशेष माने जाएंगे। एमजीजीएस में कंप्यूटर टीचर का पद एक होता है, अगर वहाँ L1 L2 के लगाने की पहले सिस्टम था और अगर वहाँ पर कंप्यूटर टीचर आ चुका है तो उसको अधिशेष मानते हुए उनको अन्य विद्यालयों में भेजा जाएगा। एमजीजीएस जो विद्यालय है वहाँ पर पदों की गणना जहाँ तक क्लास चल रहे हैं, यानी प्राइमरी, जिस पर अपने पहले बात कर चुके हैं, प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत पदों से अधिक टीचर अधिशेष माने जाएंगे। चाहे वो प्रारंभिक विद्यालय है, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय है, कोई भी विद्यालय है हिंदी मीडियम का, अगर उसमें जितने पद स्वीकृत हैं उससे अधिक टीचर लगे हुए हैं तो वो अधिशेष हैं। इसके अलावा एमजीजीएस अचयनित शिक्षक को एमजीएस में तब तक रखा जाएगा, यानी कोई इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल है और उसमें कोई अचयनित शिक्षक है, यानी वो न तो इंटरव्यू से आया है ना ही एग्जाम दे के आया है, पहले से उसमें अचयनित शिक्षक है, वो तब तक रहा जा सकता है जब तक कि हिंदी मीडियम में सीट खाली नहीं हो। दूसरी कंडीशन है, अगर वहाँ कोई चयनित शिक्षक आ चुका है एग्जाम देकर या इंटरव्यू देकर तो फिर उसको अन्य स्कूल में जाना होगा। माध्यम शिक्षा विभाग अधिशेष कार्मिकों का जो समायोजन है उसी स्पष्ट रिक्त पद पर, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, विषय पर किया जाएगा, विरुद्ध नहीं किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय सीट खाली नहीं होने पर प्रारंभिक में पदस्थापन किया जाएगा। जिनकी 6D हो चुकी है उनका अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा के पद पर लगाया जाए, यानी जिनकी 6D हो चुकी है उनको प्रारंभिक सेटअप में नहीं भेजा जाए, उनको माध्यमिक सेटअप में ही लगाए। अगर सीट जिले में, पूरे ज़िले में सीट खाली नहीं है तो ही प्रारंभिक शिक्षा में उनको लगाया जाए। इसी प्रकार जिनकी 6D नहीं हुई है उनको अधिशेष मानते हुए पंचायती राज के पदों पर, यानी प्रारंभिक शिक्षा के पदों पर इनको लगाया जाए। माध्यमिक शिक्षा में समायोजन नहीं हो सकने वाले कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में लगाया जाए। अब टीएसपी के जो कार्मिक हैं उनको टीएसपी में ही भेजा जाएगा और जो नॉन टीएसपी के उनको नॉन टीएसपी में भेजेगा। हाँ, किसी कार्मिक का अगर टीएसपी से नॉन टीएसपी में ट्रांसफ़र हो गया है और रिलीवर ने अभी तक रिलीव नहीं किया या कुछ और कारणों से वो रिलीव नहीं हो पाया है तो उस कार्मिकों को अभी नहीं छेड़ा जाए, उसके अलावा अन्य कार्मिकों को पदस्थापन या समायोजन किया जाए। किसी को एपीओ किया जा चुका है और वो जांच में दोषी पाया गया है तो उसको दूरस्थ ब्लॉक या किसी दूसरे ज़िले में भेजा जा सकता है, ऐसे ऑर्डर हैं इसके अंदर। और कोई एपीओ है उसमें वो जांच में दोषी नहीं है, किसी अन्य पदस्थापन के अभाव में कोई एपीओ है तो उसको उसी नज़दीकी विद्यालय में भेजा जाए। समायोजन कहाँ करना है तो आपको मैंने बताया उसी विद्यालय का उसी विद्यालय में, ग्राम पंचायत ब्लॉक, नज़दीकी ब्लॉक या जिले में इनका पदस्थापन किया गया। शहर का शहर में और ग्रामीण का ग्रामीण में, यानी जो कार्मिक शहर में लगे हुए उनको शहर में ही समायोजन किया जाए और जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही समायोजन किया जाए। तो ये थे सभी सवाल और उनके जवाब। आशा करता हूँ आपकी कमेंट का जवाब आपको मिला होगा। कई साथियों के अन्य कमेंट भी हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल या प्रश्न को लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने अन्य साथियों तक भी इसको शेयर करें और अगर इस जितने भी अपने मुद्दों पे बात की है इससे अगर आपका क्वेश्चन अलग हटके है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करूँगा या कोशिश करूँगा भी मैं आपके कमेंट का जवाब आपके कमेंट सेक्शन में दूं, क्योंकि दोबारा वीडियो बनाना संभव नहीं होगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने सभी मुद्दों पे बात कर ली है। ओके, फिर मिलता हूं ऐसे एक अन्य वीडियो से। तब तक जय हिंद, जय भारत।